Hmm. Is Zishan here? Zishan isn't here at the moment. अच्छा, अभी फौरन ऐसा कीजिए, तकरीबन सारे लोग आ गए कि फर्स्ट थिंग चैट विंडो में अपना नाम एक दफा रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर के साथ प्लीज लिख दीजिए. So we have Rimsha, Miss Doa, Miss Mehak, Mr. Hasib, Miss Reem, Miss Shiri, Miss Fiza, Mr. Saqib, Miss Sabika, Mr. Sarmad, Mr. Babar, Miss Aisha, Miss Tanzila, Miss Yusra and Miss Kausar. चलें, एक ऑडियो रिकॉर्ड भी रहेगा और यहाँ आप चैट विंडो में लिख भी रहे हैं. ठीक है. All right. Sarmad, your video has turned on anyway. ज़ीशान, आप कोई पहले वाले लिंक से तो कनेक्ट नहीं हुए हुए, क्योंकि यहाँ आप शो नहीं हो रहे हैं इस वक्त. है ही नहीं. ज़ीशान, आई कैंट सी यू इन दी पार्टिसिपेंट्स लिस्ट. इनको कोई बता दे ज़ीशान कौन है. ज़ीशान शरीफ साहब को. सर आ गया है ये. आप आ गए, ठीक है. हाँ, ये दूसरे मेरे ख्याल है. जी सर. पहले वाले लिंक में तो आप कनेक्ट नहीं हो गए थे. नहीं सर, मैं कनेक्ट हो गया था, मैंने अटेंडेंस भी दे दी थी, मैसेज सेंड हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता था. हाँ, वो लग रहा है नहीं आया. बहरहाल यहाँ चैट विंडो में आप अपना प्लीज नाम लिख दीजिए. ठीक है. ओके सर. ओके. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, सो ब्रांड पिरामिड और जो बाकी क्वेश्चन 3 के सवाल थे, ब्रांड मैंट्रा, पीओपी, पीओडी, ब्रांड एलिमेंट, ब्रांड रिकग्निशन वर्सेस ब्रांड रिकॉल और 4 स्टेजेस ऑफ रेजोनेंस, ये हम इंशाल्लाह आप लोगों से टाइम लेके एक आध दिन में एक सेशन रख लेंगे ताकि और थॉरली पेपर डिस्कस हो जाए. वो इनफॉर्मल सेशन होगा, अटेंडेंस उसमें कंपलसरी नहीं होगी. मार्क्स जो है मैं वैसे भी फाइनलाइज मतलब मिड टर्म के टैबुलेट करके वो ग्रुप में स्प्रेडशीट के फॉर्म में शेयर कर दूंगा. ठीक है ना. तो इन द मीन टाइम इस सेशन के लिए हम जो है आगे बढ़ते हैं. जो मिड टर्म से पहले हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे और रिव्यू किया था, उसके आगे के चैप्टर्स को अब हम जो है देखना शुरू करते हैं. तो चैप्टर 5 और 6 पे हम थे, जिसमें 5 में excuse me, या 5 में जो है प्रोडक्ट प्राइस और प्लेस का जिक्र है और चैप्टर 6 में जो है प्रमोशन को एम्फेसाइज किया गया है. तो ये फाइनल से मिड टर्म से पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था.
मैंने ये भी हाईलाइट किया था कि हालांकि ये चैप्टर जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स की बात हुई थी कि मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वही मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिवीजन के बावजूद के एग्जांपल जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगी वो प्रमोशन से रिलेट करती हैं, क्योंकि हम इमेज की जब बात करते हैं, जो कि बहुत से लोगों ने ब्रांड एक्विटी की डेफिनेशन में लिखा, तो इमेज जो है वो प्रमोशन के ज़रिए से बनता है प्रोडक्ट के खरीदने से पहले। प्रोडक्ट जब आप खरीद लेते हैं तो फिर इमेज कैसे बनता है? सवाल ये है, अगर कोई जवाब देना चाहे, कि कस्टमर के माइंड में ब्रांड का इमेज एक तो एडवर्टाइजिंग से बनेगा, प्रमोशन से बनेगा किसी किस्म की, दूसरे कैसे बनेगा इमेज? सर कस्टमर सर्विस के थ्रू बन सकता है। कस्टमर सर्विस के थ्रू बन सकता है, यस। और सबसे अहम चीज क्या है मार्केटिंग मिक्स में? सबसे अहम चीज क्या है जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म कस्टमर के जहन में सर एसोसिएट? प्रमोशन। अच्छा, लेट्स से कि एक ऐड सर आपने लोगो। देखा। अच्छा चले, एक मिसाल सुनिए। एक ऐड आपने देखा, बहुत जबरदस्त बना हुआ ऐड है, आपको ऐड बहुत पसंद आया और आपका दिल चाहा कि आपने प्रोडक्ट ले लिया, लें आप जाके, और प्रोडक्ट आपने ले लिया। तो हमने प्रमोशन की बात कर ली, प्रोडक्ट की बात कर ली, प्राइस आपने पे की और किसी एक जगह से, प्लेस से खरीदा। इन चारों एलिमेंट्स में से, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में से, सबसे लॉन्ग लास्टिंग और सबसे स्ट्रॉन्ग असर किस चीज का पड़ेगा आपके जहन में, इमेज बनाने में या एसोसिएशंस बनाने? सर प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट इटसेल्फ। यस, वेरी गुड। इसीलिए कौन है ये, किसने बोला ये? सर अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि द प्रोडक्ट इटसेल्फ। इसीलिए केलर ने, ये आप टेक्स्ट सर्च कीजिएगा किताब का तो आपको मिल जाएगा, वो जुमला लिखा हुआ है कि एट द हार्ट ऑफ अ ग्रेट ब्रांड इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। ग्रेट नहीं तो गुड, गुड ब्रांड के पीछे गुड प्रोडक्ट है। तो प्रमोशन के जरिए से आप शुरू में अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, अटेंशन तो ले सकते हैं, बट जब प्रोडक्ट कस्टमर खरीद लेता है तो फिर हकीकत जो है वो, रियलिटी जो है वो किक इन कर जाती है, शुरू हो जाती है कि अच्छा भाई, तो आपने एक दफ़ा आप प्रमोशन से, इश्तिहार से धोखा खा लेंगे, प्रोडक्ट अगर अच्छा निकला तो फिर प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे जो है एसोसिएशंस बनेंगी, और दोबारा आप फिर इश्तिहार से इतने इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला है तो इश्तिहार चाहे कितना ही अच्छा बनते चले जाएं, आप जो है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रोडक्ट के बारे में, वो आपके ओपिनियन और इमेज और एसोसिएशंस को जो है वो शेप करेगा। तो ये हमने क्लास में कुछ देखना शुरू किए थे, न्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन मार्केटिंग। कहने को, अच्छा, who's saying वॉइस नहीं आ रही? कैन एवरीबॉडी हियर मी? यस सर। ओके। यस सर। नसीब, अगर आवाज आप नहीं आ रही है, अपने वाईफाई या डेटा थोड़ा सा चेक कर लें, हो सकता है उसका मसला हो। और ये अब कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी लग रहा है आ गए हैं, तो प्लीज अपना नाम वन सेकेंड चैट विंडो में लिख दीजिएगा अटेंडेंस की खातिर, अगर सुन रहे हैं इस वक्त। तो ये हमने कुछ बातें क्लास में ऑलरेडी कर ली थी, पेज चैप्टर 5 पेज 148 पे, कि जो चेंजेस आ रही हैं, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, कस्टमर की पावर बढ़ती जा रही है, बिलखुसूस डेवलप्ड कंट्रीज में। हमारी तो पाकिस्तान में तो कस्टमर की पावर कोई ख़ास नहीं बढ़ रही। अगर मैं आपसे पूछा भी था कि आपने कभी शिकायत की हो किसी कंपनी से, तो वो कितनी तवज्जो से सुनते हैं और कितने फिर जल्दी से आपके कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हैं। बहुत कम जो है ऐसा होता है अभी भी। कितनी दफ़ा अभी भी सुनने को मिलता है ख़ासतौर पे दुकानदारों से, कि अगर आप जाके शिकायत करें
तो कहते हैं आप पहले हैं, ये पेट जुमला है उनका, आप पहले हैं जो शिकायत कर रहे हैं, वरना हमने ये दर्जनों, सैकड़ों, हजारों जो है ये प्रोडक्ट बेचे हैं और आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। मतलब उनका कहने का होता है कि आप कोई अजीब ही हैं जो कि शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो है जैसे अब पीटीसीएल अगर आप यूज़ करते हो फ़ोन या उनके इंटरनेट सर्विस, तो अक्सर जो है वो रिस्पॉन्स वो सुन तो लेते हैं और माज़रत भी कर लेते हैं बाकायदा कि वे सॉरी कि आपको जो है ये प्रॉब्लम आ रहा है और कंप्लेंट नंबर भी दे देते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं है। हर दफ़ा आप कंप्लेंट कराएँ, प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हुआ और एक नया कंप्लेंट नंबर जो है वो आपको दे दिया जाएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो उसकी वजह ये है पाकिस्तान में कि लॉज़ जो है ना वो कंज़्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए मज़बूत नहीं है। तो अगर हमें कंपनी जो है वो अ, ठीक नहीं कर रही है, हमारी कंप्लेंट को रिज़ॉल्व नहीं कर रही है, तो हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है कि हम कंपनी को मजबूर कर सकें किसी कानून के तहत कि वो हमें जो है कंप्लेंट को हमारी जो है वो सुने और उसको ठीक उसको फिर जवाब दें उसका, ठीक है? लॉज़ बने हुए हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं है, अगर बने हुए हैं लॉज़। सर जो अच्छे ब्रांड है वो कंप्लेन ना हैंडल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, और जो मिसाल लोकल है वो बताइए, नहीं इतना करते। बताइए, बताइए आपका एक्सपीरियंस बताइए। सर जैसे रेस्टोरेंट लाइन में मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, उसके अलावा टीसीएस वाले हैं। एक ब्रांड को ले लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स को ले लें, आपने किस Kodo, चीज़ की शिकायत की? oh Kodo, ओके I'm Kodo. somebody needs to please, अच्छा सीट को म्यूट कर देते हैं। हाँ जी, मैकडॉनल्ड्स की या केएफसी किसी एक की बता दीजिए कि आपने क्या कंप्लेंट की है, उसको क्या फिर कैसे रिजॉल्व किया कंपनी ने? सर फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑर्डर करता है, एमडीएस पे करता है ऑनलाइन, अगर उसको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता तो जब वो कंप्लेन करता है हेड ऑफिस में, तो उसको फौरन से सर रिजॉल्व किया जाता है और जो ऑर्डर है दोबारा बना के दिया जाता है। पहले वाला तो होता ही है, लेकिन क्वालिटी की बेस पे दूसरा प्रोडक्ट भिजवाना पड़ता है उसको, तो कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है। ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है? सर रोज ही करते हैं एक्सपीरियंस, अच्छा, डेली आप मंगाते हैं? प्रैक्टिकली जी। अच्छा, सर मैं तो और वहाँ पे जॉब करता हूँ। मैकडॉनल्ड्स में? जी। हाँ, राइट, क्या नाम है आपका? साकिब हयात। साकिब, अच्छा। हाँ साकिब, आपने बताया था, तो आप प्रोजेक्ट फिर उसी पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। हाँ, चले मैं आपको अपने बच्चों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये रोजमर्रा कोई ना कोई चीज मंगा रहे होते हैं इफ्तारी या पिछली शहरी में के थोड़ा सा पहले, तो 3-4 दिन पहले बेटे ने मैकडॉनल्ड से मंगवाया, तो जिंदगी में पहली दफा ये देखा है, सुना है कि नीचे का जो बन होता है, एक तो टॉप का बन होता है फ्लफी सा, नीचे वाला बन ही नहीं था उसमें। तो हील होती है वो वो। मुस्तकिल कंप्लेंट्स करता रहा, आई डोंट नो वो खुद ही कर रहा था, तो अ, वो अगले दिन जाके जो है वो रिजॉल्व हुआ, उन्होंने वो मील तो दोबारा भेज दिया, मगर सभी जी। हैरान थे घर में कि ये बन ही नहीं आया, ये कैसे हुआ? मैंने उसको कहा भी कि भाई वो अगर मील भेज रहे हैं दोबारा तो आधा तो खा लो, वो कहने लगा मैं आधा क्या खाऊं, किस तरह से खाऊं, तो वो बेसिकली ज़ाया ही हुआ। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, आप क्योंकि वहाँ काम कर रहे हैं, तो पहली कोशिश तो होनी चाहिए, आप एग्री करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कस्टमर के पास प्रोडक्ट जो है वो सही पहुँचे। मैं मान सकता हूँ कि इस वक़्त रश बहुत होता है और वो जल्दबाज़ी में जो है वो इस किस्म की इश्यू आ गया हो। तो दूसरी चीज़ जी फिर वो आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि कस्टमर की कंप्लेंट को रिज़ॉल्व किया जाए और जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व किया जाए। क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये मैं फीडबैक दे दूँ आपको
इस हवाले से कि वो कंप्लेंट तो रिजॉल्व हुई, वो मील तो उन्होंने अगले दिन भेज दिया दोबारा रिप्लेसमेंट, बट क्विकली रिजॉल्व नहीं हुआ वो, ठीक है ना। उसको बहुत कॉल्स करनी पड़ी फ्रॉम जिस ब्रांच से आई थिंक ऑर्डर किया था टू वेरेवर जो आपका सेंट्रल कंप्लेंट सिस्टम होगा। तफसील चाहेंगे तो मैं आपको उससे कनेक्ट करा दूंगा कि भाई हुआ क्या था। तो जी हाँ, बट ये ज़रूर है कि कंप्लेंट अगर रिजॉल्व हो रही है तो फिर वो कितनी जल्दी रिजॉल्व हो रही है और कस्टमर को कितनी अच्छा हैसल से गुजरना पड़ रहा है वो कंप्लेंट रिजॉल्व कराने के लिए। तो ठीक है, कुछ ब्रांड जो है वो सुन रहे हैं, मगर कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। मेरे एक एक्सपीरियंस हुआ, ये एक डायल अप इंटरनेट की सर्विस थी स्क्रैच कार्ड के ज़रिए से। ये 8-10 साल पुरानी बात है, ब्रॉडबैंड के आम होने से पहले। तो उनका स्क्रैच कार्ड मैंने 1000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड था, उसमें कोई 200 MBs पुरानी बात है, तो टोटल 200 MBs 250 MBs जो है वो 1000 रुपीज़ में। वो मैंने स्क्रैच कार्ड लिया, उनके डिवाइस आती थी, आई थिंक ये वर्ल्डकॉम वाले थे, वो मैंने यूज़ किया और अगली सुबह देखा कि वो बैलेंस पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कंप्लेंट सेंटर पे कहा उनके, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपका यूज़ हो गया सारा। मैंने कहा भाई यूज़ नहीं हुआ, मैंने तो 2-4 वेबसाइट देखी थी, फिर कंप्यूटर ही बंद था और सुबह मैं देख रहा हूँ तो यूज़ अप हुआ हुआ है। अब उसके बाद उनकी कहानियाँ शुरू हुई, जो उनकी स्क्रिप्ट है। वो सुपरवाइजर से सुपरवाइजर पे बात गई, फिर वो कहने लगे पॉलिसी ले आए, कहने लगे साहब आपने यूज़ कर लिए होंगे। मैंने कहा भाई 1 घंटे में यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, उनका हेड ऑफिस क्लिफ्टन में था जहाँ पे मेन उनका। मैंने कहा यहाँ बैठे हुए मलिर कैंट में इतनी स्पीड आती ही नहीं है कि वो यूज़ हो जाए सारे आपके एमबीज। तो कहने लगे नहीं ऐसा है असल में कि हम कस्टमर के जो यूजेज है वो देख नहीं सकते, वो प्राइवेसी होती है। मैंने कहा ये हमारी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि आप देख लें कि मैंने क्या चीज़ कौन सी वेबसाइट देखी है और मुझे बता दें कि एमबीज कहाँ यूज़ हुए। इतने पुश करने पे कुछ 4-5 दिन लगे मुझे वो एमबीज वापस मुझे रिफंड होने में, कि उन्होंने वो वापस किया, वो गलती अपनी चेक कर ली होगी। तो कंप्लेंट तो रिजॉल्व हो जाती है बाज़ दफ़ा, मैंने देखा है, मगर उसमें टाइम और हैसल इतना लगता है कि फिर नेक्स्ट टाइम कस्टमर वो डील करने में थोड़ा-सा हिचकिचाता है या घबराता है। तो मैं मुकाबला कर रहा हूँ क्योंकि हम टेक्स्ट बाहर का पढ़ रहे हैं जी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कस्टमर सर्विस का और कस्टमर पावर का लेवल है, वो यहाँ है ही नहीं। जी मेरे दोस्त जो बाहर रहे हुए हैं, 25 साल से अमेरिका में थे, वो यहाँ आए हुए थे, बता रहे थे कि उन्होंने भी शुरू के दिनों में मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर टेकर के तौर पे काम किया अमेरिका में। वो तो खैर यूएस सिटीजन भी हैं और वो शुरू की जॉब थी कमाने के लिए जो करते हैं। तो कहने लगे हालांकि हमें पॉलिसी डिसीजन होता था कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आई थिंक 3-4-5 मिनट होते हैं, उसके बाद बर्गर को फेंक देना होता है जो कि बना हुआ होता है, जो कि कुछ रेडी जी होता है ना। कहने लगे मगर हम और उनके साथ एक और यहीं के पाकिस्तानी थे, तो हम जो है वो नहीं फेंकते थे कि खाने को फेंकना जो है ये बुरी बात है और हराम है, तो हम नहीं फेंकते थे। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, बट आप जनरली वो उनकी पॉलिसी देखें कि कस्टमर को एज़ मच एज़ पॉसिबल फ्रेश चीज़ मिले। और यहाँ मेरे खुद जो जी एक्सपीरियंस रहा है, अब तो मैं जंक फूड ये नहीं खाता, बट जब खाता था तो वो सलाद पुराना है उसमें वो और ये तो मैं ख़ास मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये टाइम मेडिको के पास जो मैकडॉनल्ड्स था कि आधे बन जी में काली मिर्च नमक लगा हुआ है और आधे बन में जो है बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, वो कैसे हुआ? अक्सर वो जाके होता है हमने सर ऐसा। हाँ, हो जाता है, आई नो। तो कभी-कभार जब शिकायत की है तो सुना ही नहीं गया। मैं केएफसी का कह सकता हूँ, मैकडॉनल्ड्स का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं कह रहा। केचअप में से केएफसी रावलपिंडी में मैं खा रहा था, नया-नया वहाँ खुला था, केचअप में मक्खी निकली। उस वक़्त तक मैं बर्गर खा के चुका था पूरा, जब लेके गया काउंटर पे वो उन्होंने अपने शोल्डर श्रग किए। उन्होंने कहा मतलब कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, यू नो। एक दफ़ा यहीं शारा फैसल पे केएफसी जो है, उसमें वो सलाद जो है वो काला सा हुआ हुआ था, इसका मतलब पुराना बर्गर वो चला रहे थे।
तो मैंने उनको जो है वो फिर कंप्लेंट की, जब खोल के देखा तो उन्होंने वो आई थिंक सलाद का पत्ता बदल के कर दिया था। तो यार क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस ही इतनी अच्छी होती है कि मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस हो ही ना पाए, और अगर हो जी जाए तो फिर उसको बड़े क्विकली जो है वो रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्ट में परफेक्ट है और हर कस्टमर की हर कंप्लेंट को हर दफा सुना जाता है, बट क्योंकि हम एक वेस्टर्न टैक्स पढ़ रहे हैं, कस्टमर की पावर को समझाने के लिए मैंने जो है ये बात की, जो इतने लंबा हमारा डिस्कशन हो। जी। तो आपके लेकिन सर रिपोर्ट से तो मुझे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आई डोंट नो कि आप क्लास में आ रहे हैं या नहीं, या जो फिजिकल क्लासें थी जी ब्रांड ऑडिट जो है उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हो, तो कम से कम एक स्टूडेंट तो अच्छी रिपोर्ट कर ले। आपके वर्क एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। क्लासेस भी इस वजह से मिस हो गई कि हमारा ऑडिट और बीएसपी चल रही थी, ब्रांच अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा अच्छा। विजिट होता है। तो आपके साथ जी, इस वजह से ग्रुप मैंने मेंबर्स हैं कोई? सर अभी बने तो नहीं है, लेकिन मैं जो आपने वो असाइनमेंट दिया था ना वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। अच्छा, आप इंडिविजुअली कर रहे हैं? जी अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसको क्लिफ बार की भी एग्जांपल हमने क्लास में भी देख ली थी, येटी कूलर की भी देख ली थी, मैस कस्टमाइजेशन का जिक्र हो रहा था। तो मैस कस्टमाइजेशन को हम कंट्रास्ट करते हैं मैस प्रोडक्शन से। तो मैस प्रोडक्शन में तो एक ही यूनिट बना चला जा रहा है हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में भी, और कस्टमाइजेशन उसकी बिल्कुल नहीं हो रही। हिस्टोरिकली इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो हाँ ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी मैस प्रोडक्शन की, वो थी हेनरी फोर्ड ने कि 100 साल पहले वो एक गाड़ी उन्होंने बनाना शुरू की थी। मॉडल ए से शुरू उन्होंने किया था, और मॉडल टी जो था वो उनका सबसे कामयाब मॉडल था। तो ये फिगर्स आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। 1.5 करोड़ मॉडल टीज उन्होंने बनाए, 15 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ हो गए, 15 मिलियन 1.5 करोड़ हो गए। 1.5 करोड़ मॉडल टी बनाए एक ही तर्ज पे, और एकदम नहीं बना दिए, मतलब कोई 14-15 साल तक, ये 16 साल 17 साल तक ये मॉडल बनते रहे एक ही तर्ज से, एक ही कलर में। कलर था ब्लैक। तो किसी ने हेनरी फोर्ड से ये भी कहा, ये मैं कस्टमाइजेशन के कॉन्ट्रास्ट में पेश कर रहा हूँ, कि भाई कलर की तो चॉइस दे दो, ठीक है तुम्हारी गाड़ी बड़ी कामयाब है और बड़ी अच्छी है और बड़ी देरपा है और हर टेरेन पे जो है वो चल जाती है, बट लोगों को जरा सी कलर की तो चॉइस दे दो, वो कलर तो कस्टमाइज कर सकें। तो हेनरी फोर्ड जो कि बिलियनियर थे उस वक्त, तो दुनिया के रिचेस्ट मैन थे, एक ही मॉडल की गाड़ी बेच बेच के, उन्होंने जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उन्होंने कहा कि श्योर, they can have any color that they want as long as it's black। यानी मैं ना मानूं, आप सोचेंगे आपकी 1.5 करोड़ गाड़ियां बिक रही हो एक ही मॉडल की, एक ही तर्ज की, एक ही रंग की, क्योंकि वो इतना कामयाब है कि आप इस दिमाग में है कि मुझे कलर की भी चॉइस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि वो बिलियनियर तो बन गए थे, कामयाब बहुत था, मगर जनरल मोटर्स जो उनके कंपेरेटर थे उस वक्त भी, तो उन्होंने सेगमेंट्स बनाए और चॉइसेस देना शुरू की, और कलर्स की भी चॉइसेस थी, डिज़ाइंस की भी चॉइसेस थी, और वो जो है फिर आखिरकार फोर्ड से आगे निकल गए और हमेशा आगे रहे। फोर्ड जो है फिर हमेशा नंबर 2 रहे। तो मैस प्रोडक्शन के मुकाबले में मैस कस्टमाइजेशन ये होती है, ये क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड और मार्केट ऑफरिंग से रिलेटेड चैप्टर है, कि आप टेक्नोलॉजी, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के ज़रिए से आप बहुत सारे वेरिएंट्स जो है ऑफर जो है वो कर सकते हैं कि कस्टमर को अच्छा, कस्टमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे हम दर्जी के पास जाते हैं या मोची जो आपके जूते का नाप
पाँव का नाप लेके जूता बना रहा है, या दर्जी आपके बिल्कुल बॉडी के मेजरमेंट्स लेके कपड़े सी रहा है। दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन में कुछ लिमिट्स होती हैं। लीवाइज ने, जो जीन्स मैन्युफैक्चरर, उन्होंने शुरू किया था कि आप रिटेल स्टोर जाएं जहाँ पे लीवाइज का प्रोडक्ट बिक रहा है, जरूरी नहीं कि लीवाइज का स्टोर हो, और वहाँ आप अपने मेजरमेंट्स दे दें तो आपको 2 हफ्ते बाद जो है आपके मेजरमेंट्स के लिहाज से सिली हुई जीन्स जो है वो मिल जाएगी। फिर उसमें आप कहें कि मुझे डेनिम के बजाय जो है आप स्ट्रेच फैब्रिक का कॉटन जो है वो डाल दो, या मुझे जो है वो लेदर की पैंट जो है वो सी दो, तो वो उसको अकोमोडेट नहीं करते। तो दिस इज नॉट कस्टमाइजेशन के 100% कस्टमाइजेशन। ये ऐसी कस्टमाइजेशन होती है कि कुछ आपके पास जैसे मेन्यू में आइटम्स हैं वो आप चूज कर लें। एक बाइसिकल मैन्युफैक्चरर थे या हैं अभी भी, तो बाइसिकल, आप अगर बाइसिकल आपने खरीदी हो, चाहे वो एडल्ट की बाइसिकल हो, रेसिंग बाइसिकल हो, डर्ट बाइक हो, जो भी है, आम पेडल वाली बाइसिकल जो है, तो उसमें आपको 5, 6, 7 वेरिएंट्स मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो एक बाइसिकल शॉप वाले ने प्राउडली क्लेम किया कि 11 मिलियन वेरिएंट्स हैं। 11 मिलियन है मतलब 1 करोड़ 10 लाख वेरिएंट्स हैं। तो वो 1 करोड़ 10 लाख मॉडल नहीं थे, वो ऐसे था, अगर आप मैथ्स देखें कि इफ आई कैन मे बी ड्रॉ इट हियर, कि लेट्स से आपके हैंडल बार्स में आपको 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और फिर आपके जो नंबर ऑफ गियर्स हैं उसमें आपके पास 10 गियर्स होते हैं लेट्स से, तो उसमें भी 3 के आपके ऑप्शंस हैं। ब्रेक, डिस्क ब्रेक है या रबर वो ब्रेक्स हैं, उसके पास और एक और भी किस्म होती है, उसमें भी लेट्स से 3 ऑप्शंस हैं। फिर सीट में आपके पास 10 ऑप्शंस हैं। फिर जो टायर्स हैं उसमें पास आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, और आपके जो बॉडी का फ्रेम है उसमें आपके पास लेट्स से जो है वो 9 ऑप्शन है। तो इस तरह से पार्ट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, और कलर में आपके पास लेट्स से जो है वो हम 15 ऑप्शंस ले लें। तो ये ऑप्शंस में चॉइसेस इतनी है, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये फिर बड़ी एक फिगर जो है बन जाती है। तो ये मैस कस्टमाइजेशन में एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये निस्बतन नई का मतलब है पिछले 20-22 साल में ये कॉन्सेप्ट जो आया है एक्सपीरियंस मार्केटिंग के नाम से। ये पाइन एंड गिलमोर ऑथर्स थे, इनकी किताब है। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो ये है मेरे पास, अगर या नेट पे आपको मिल जाएगी। खैर, तो इन्होंने ये एक्सपीरियंस मार्केटिंग में एक नई इस्तिलाह लाए थे, जिसकी डेफिनेशन उन्होंने ये दी थी कि अगर आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, जो वक्त गुजार रहे हैं आपके साथ, तो वो एक्सपीरियंस मार्केटिंग है। ठीक है, आप एक्सपीरियंस बिजनेस में है। अभी तो पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन वगैरह हुए हैं, मगर मैंने शायद क्लास में भी रिलेट किया हो, बेटा मेरा जो है वो IBA में पढ़ रहा है, BBA प्रोग्राम में। तो जब तक ऑन कैंपस क्लासें हो रही थी, तो मैं इस हद तक मुतमईन था कि जो इसको ऑन कैंपस एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्लासों का नहीं, जो वहाँ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जो वहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो वहाँ इवेंट्स होते हैं, वो मैं इसको कहता था कि वो वर्थ इट है जो ये फीस इतनी भारी ले रहे हैं। अदरवाइज वहाँ की तालीम जो है वो वर्थ इट नहीं है उस हैवी फीस की। बट जो एक्सपीरियंस उसको मिल रहा था नेटवर्किंग का, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, इवेंट के को मैनेज करने का, बेशक जूनियर मेंबर के तौर पे, वो जो है वो एक्सपीरियंस मैं कह रहा था कि वर्थ इट है। कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से वो एक फिलहाल चीज़ जो है वो ख़त्म हुई। तो लेट्स से आप इंशाल्लाह अभी BS की डिग्री ले रहे हैं, एक आध लोग आप में से MS में है, तो MCOM में है, तो BCom की डिग्री के बाद आप मास्टर्स की डिग्री के लिए जाएंगे, तो मास्टर्स की डिग्री आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं किसी जेन्युइन यूनिवर्सिटी से,
और आप किसी छोटी सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही पढ़ सकते हैं, आप किसी बहुत बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, आप कोई नामवर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही पढ़ सकते हैं। तो कहने को तो वो प्रोडक्ट वही है कि जी आखिर में 2-2.5 साल बाद एमबीए की डिग्री ही आपको मिली, मगर जो एक्सपीरियंस से आप गुजरे होंगे, जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो एक्सपीरियंस होता है, उसमें जो है बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो एक्सपीरियंस बिज़नेस में आप अगर टाइम स्पेंड करने के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो ट्रूली फिर आप एक्सपीरियंस बिज़नेस। यहाँ जो मिसाल दी हुई है वो डिज़नी की सही है, ख़ासतौर पे डिज़नीलैंड जो उनके थीम पार्क्स हैं। एओएल तो अब एक ख़त्म ही हो गई कंपनी तकरीबन, आप समझें, उसकी कोई वैल्यू जो है वो रही नहीं है। अमेरिका ऑनलाइन ये इंटरनेट एक सर्विस थी, एक ज़माने में बहुत बड़े हो गए थे ये। सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़े बाय आउट किया था इन्होंने। बट डिज़नी अगर आप यहाँ अलादीन या सिंदबाद या किसी थीम पार्क गए हो, तो उसको आप 1000 गुना अगर बड़ा कर दें कम से कम, तो फिर डिज़नीलैंड या डिज़नी वर्ल्ड की स्केल को आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ट्रूली वहाँ आप कई दिन गुजार सकते हैं उन थीम पार्क्स में, और सारी राइड जो है आप शायद ना ले पाएँ। तो खाली प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे, आप एक्सपीरियंस एक फराहम कर रहे हैं कस्टमर्स को। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। ये वैन क्लीफ एंड आर्पल्स का वीडियो पता नहीं चलेगी। इसका आप यूट्यूब पे प्लीज ये एक देख लीजिएगा। ये जो ब्रांड है, अगर बोर्ड आपको नजर आ रहा हो। So now we have 20 people. If some other people have joined in, please make sure कि आपने अपना नाम जो है वो चैट विंडो में लगाया हुआ हो। नाम और रोल नंबर। अच्छी खासी आज तो अटेंडेंस हो गई है, वेरी गुड। तो ये देख लीजिएगा, वैन क्लीफ एंड आर्पल्स के यूट्यूब पे नाम से सर्च कीजिएगा। इन्होंने अब इनकी ज्वेलरी जो आप किसी स्टोर से खरीदेंगे तो वो तो एक प्रोडक्ट हो गया, मगर इन्होंने एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देने को कि ये इसमें कितनी मेहनत लगती है इनकी ज्वेलरी बनाने में, तो वाकई में वो जो इनकी एक घड़ी है मिसाल के तौर पे, जिसमें पूरे सोलर सिस्टम के 5 प्लैनेट जो है उस घड़ी में आपको जो है वो रिस्ट वॉच में वो रिवॉल्व होते हुए नजर आएंगे। वो मेरा ख्याल है $2.5-3 लाख की घड़ी है। कि वो बनाते कैसे हैं उसको देखने से ताल्लुक रखता है, कोई ज्वेलरी का आइटम है कैसे बनाते हैं, ज़रूर देखिएगा। तो वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फोक्स, थैंक यू वेरी मच, वी आर आउट ऑफ टाइम। मैं फिर इंशाल्लाह रिजल्ट फाइनलाइज होते ही मिड टर्म का आपको पोस्ट कर दूंगा, और फिर एक छोटा सा सेशन हम रख लेंगे ताकि इनफॉर्मल, ताकि वो पेपर जो है उसमें डिस्कस हो सके, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो क्लासें नहीं है। राइट फोक्स, थैंक यू, and that is it. All right, okay, excellent.